अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एंटी हाइपरटेंसिव टॉपिक का आगे कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव में हाइपरटेंशन की डेफिनेशन को देखा था, हाइपरटेंशन क्या होता है, और रेजिमेन की बात की थी थोड़ी बहुत, और हम पहली ड्रग क्लास पे आ गए थे एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। और हमने बात की थी एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो अल्फा बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं या एडिनोसेप्टर्स होते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर, पर्टिकुलरली अल्फा 1 रिसेप्टर एंड द बीटा 1 रिसेप्टर। सही है, तो इनको हमने डिस्कस कर लिया था। उसकी भी फर्दर 3 क्लासेस देखी थी, तब पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स और पेरिफेरली एक्टिंग सिंपैथेटोलाइटिक्स की भी फर्दर 3 क्लासेस थी, जिसमें हमारे पास जो है वो अल्फा 1 ब्लॉकिंग एजेंट जिसमें हमने पेरिजिलाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव जिसमें पैराजोसिन टेराजोसिन और इमिडाजोलिन डेरिवेटिव फिनोल्टामाइन को डिस्कस किया था, उसके एसआर को डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर को देख लिया था। फिर हमने सेकंड क्लास पढ़ी थी बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स, उनकी 3 जनरेशंस थी, नॉन सेलेक्टिव, फर्स्ट जनरेशन, सेलेक्टिव और फिर मिक्स्ड, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमाइन, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन में प्रोपेनोल देखी थी जो कि नॉन सेलेक्टिव थी। सही है, उसके बाद फिर हमने सिलेक्टिव में एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल को देखा था, उनके स्ट्रक्चर को देखा था कि पैरा पोजीशन पे जब हम एराइल ऑक्सी रिंग के सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो सिलेक्टिविटी, कार्डियो सिलेक्टिविटी ड्रग की बढ़ जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे पास मार्केट में एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल आई। एटिनोलोल टिनोरबिन के नाम से आती है, सही है, और प्रोपेनोलोल इंडराल के नाम से आती है, सही है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने बात की थी कि अगर किसी पेशेंट को एक ही गोली के अंदर अल्फा एंटेगनिज्म भी चाहिए और बीटा एंटेगनिज्म भी चाहिए, तो उसके लिए जो ड्रग होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, लेबिटोलोल। और लेबिटोलोल हमने बात की थी कि उसमें 2 कायरल सेंटर्स थे, 2 कार्बन थे और उसके 4 आइसोमर्स थे, और ये रेसिमिक मिक्सचर में आ रही होती है। हमने बात की थी RCH3 और ROH वाला के, जिसमें हमारे पास जो H होता है वो हमारे पास डैश बॉन्ड में होता है, और CH3 जो है वो प्लेन बॉन्ड में होता है। डैश बॉन्ड का मतलब देख लिया था, प्लेन बॉन्ड का मतलब देख लिया था। और हमने बात की थी RCH3 और ROH वाला जो आइसोमर है उसका, वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगा, बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा, सही है। और फिर हमने बात की थी जो SCH3 और ROH वाला है वो हमारे पास अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा, सही है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि बीटा 2 की जब ब्लॉकेड होगी तो हमारे पास क्या मसला आ रहा होगा, सही है। और फिर उसके बाद हम सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स पे आ गए, जिसमें हमने मिथाइल डोपा को डिस्कस किया था, सही है। फिर उसमें क्लोनिडीन थी जो कि अल्फा 2 रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करवा रहे थे, और अल्फा 2 रिसेप्टर एज एन ऑटो रेगुलेटरी रिसेप्टर होता है, वो अदर न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को रोक रहा होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। पर्टिकुलरली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की, नॉन एपिनेफ्रिन की, ये वही नॉन एपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, सही है। फिर हमने बात की थी एजेंट्स दैट डिप्लीट द न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें हमने रेजरपिन की बात की थी। रेजरपिन एक अल्कलॉइड है जो कि रोवोल्फिया सर्पेंटेना से ऑब्टेन होता है, सही है। और इसको इसके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स में जो वेसिकल्स होती हैं साइनेप्टिक टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर, वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके लेवल्स को डिप्लीट कर देता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा तो रिलीज भी कम होगा, और जब रिलीज भी कम होगा तो एक्शन भी कम प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से हमारे पास ये ड्रग काम करेगी। तो इसमें हमने गोनेथेडीन की पढ़ी थी। तो यहाँ पे आके हम अपनी फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंप्लीट की थी। अब सेकंड जो क्लास आ रही होती है, मतलब जो सेकंड क्लास की दवाएं रेजिमेन में लिखी जाती हैं, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वेजोडाइलेटर्स। अच्छा, अब नाम से ही जाहिर हो रहा है वेजोडाइलेटर्स, वेजो का मतलब कि जो वेसल्स को क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे। डायलेट का मतलब कि उनके जो डायमीटर है उसको क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे, सही है। अच्छा, अब ये हम बात करेंगे कि हमारे पास एक ब्लड वेसल है, सही है। ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड वेसल में हमारे पास जो है वो इसका अपना एक डायमीटर होता है जिससे ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। अब जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ये ब्लड जो है वो रेजिस्टेंट लगा रहा होता है इस वेसल की वॉल के ऊपर, सही है। जैसे पाइप में से पानी गुजरता है, तो वो पाइप में से पानी गुजरता है, तो जब आप पाइप के ऊपर फिंगर टच करते हैं तो आपको एक प्रेशर सा फील होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब ब्लड वेसल के अंदर से गुजर रहा होता है तो वो अपना एक प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है, और इसी को हम कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट, सही है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट के एक तो ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर
मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर होगा, इस डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड कर होगा, पीवीआर के ऊपर। सही है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास वेसल्स के ऊपर जो अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है, जब वो एक्टिवेट होता है तो ये वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और वेसल का जो डायमीटर होता है उसको जो है वो नैरो कर देता है। यानी कि ये जो वेसल पहले हमारे पास नॉर्मल साइज की थी, अब वो नैरो हो गई, और जब ब्लड इससे मूव करेगा तो उस वक्त अब ब्लड को इस नैरो पैसेज से मूव करते वक्त जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ेगा, और जब पीवीआर, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या पीवीआर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सही है। तो अगर हमें पीवीआर को कम करवाना है या वेस्कुलर टोन को कम करवाना है तो उनके लिए कौन सी ड्रग्स होंगी, वेजोडायलेटर्स। वेजोडायलेटर्स क्या करेंगी, वो जो नैरो ल्यूमेन होगा हमारे पास आर्टरी का, उसको जाके जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे उनको डायलेट करवाएगी। जब स्मूथ मसल्स डायलेट होंगे तो जो हमारे पास वेसल का जो ल्यूमेन है वो वाइडर हो जाएगा, और फिर ब्लड जो है वो इजीली इससे पास हो जाएगा, और जो पीवीआर रेजिस्टेंस आ रही थी बढ़ी हुई वो जो है वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो वेजोडायलेटर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, पीवीआर रेजिस्टेंट को या वेस्कुलर टोन को कम कर देती हैं, और इसके साथ साथ इनका क्या होता है बेसिकली ये एक्शन पोटेंशियल को भी ये रेगुलेट कर रही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका आयन के ऊपर, आयन चैनल्स के ऊपर भी इनका जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रोल होता है। पोटेशियम चैनल के ऊपर इनका रोल होता है, कैल्शियम चैनल में इनका रोल होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन पोटेंशियल को भी रोल कर रेगुलेट कर रही होती है, और कहीं ना कहीं ये एरिथमियास के अंदर भी काम कर रही होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इस वेजोडायलेटर की जो क्लास है, इनकी 3 क्लासेस हैं, डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडायलेटर्स, पोटेशियम चैनल्स ओपनर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सही है। तो ये हैं। इससे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे पास अब इटसेल्फ बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जो वेसल की वॉल होती है उस पे हमारे पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो है वो इनर्वेशन जारी होती है। सही है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन जारी होती है, वेसल की वॉल पे हमारे पास जो है वो M4 रिसेप्टर्स होते हैं या M5 रिसेप्टर्स होते हैं। सही है। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है कि अब वेसल्स का डायमीटर जो है वो नैरो हो गया है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अब तुम ब्लड प्रेशर को कम करो और इस कंडीशन को रेगुलेट करो। तो क्या करता है ब्रेन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे सॉरी हमारे पास क्या कहते हैं सिग्नल जाता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, अपने पैरासिम्पैथेटिक वाले पार्ट को एक्टिवेट करके जो ये इनर्वेशन ब्लड वेसल पे जारी होती है वहां से एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। सही है। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो वो अपने M4 रिसेप्टर से या M5 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। सही है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बेसिकली ये हमारे पास एक एंडोजीनियस वेजोडायलेटर है। एंडोजीनियस वेजोडायलेटर का मतलब कि जब ये रिलीज होगा तो हमारे पास वेसल का डायमीटर जो है वो वाइड हो जाएगा, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था अब वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी थीम को लेते हुए हमने क्या किया, हमने जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडायलेटर्स बनाए। डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडायलेटर्स ऐसे वेजोडायलेटर्स हैं कि जिसमें आपके पास कुछ ऐसे वेजोडायलेटर की ड्रग्स होंगी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड इट उनकी स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, वो नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करके अपना जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। सही है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडायलेटर्स को। डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडायलेटर्स में हमारे पास जो ड्रग्स आ रही होती हैं, सबसे पहली ड्रग है हाइड्रेलेजीन और दूसरी ड्रग है नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। अब सबसे पहले हम हाइड्रेलेजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रेलेजीन कंसिस्ट ऑफ अ थैलाजीन रिंग। ये जो आपके पास बेंजीन रिंग एक दिख रही है और वो दूसरी रिंग से फ्यूज हुई है जिसके पास 2 नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुए हैं। सही है। तो इट इज नोन एज द थैलाजीन रिंग। ये क्यूनाजोलिन रिंग नहीं है। क्यूनाजोलिन रिंग में हमने क्या देखा था, एक बेंजीन रिंग थी। सही है। और एक और रिंग से वो फ्यूज हुई थी, लेकिन उसमें नाइट्रोजन जो है वो एक हमारे पास जो है वो 1 पोजीशन पे था, और दूसरा नाइट्रोजन जो है वो 2 पे नहीं था, वो हमारे पास 3 पोजीशन पे था। बेसिकली 1 2 और 3 पोजीशन पे दूसरा नाइट्रोजन था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरी रिंग है बेसिकली ये थैलाजीन रिंग है, और इस थैलाजीन रिंग के ऊपर हमारे पास एक हाइड्राजीन ग्रुप मौजूद है NH। सही है। NH2
ग्रुप जो है वो बेसिकली इस पे मौजूद है। सही है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये थैलाजीन, ये हाइड्रेलाजीन है। हाइड्रेलाजीन एक डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडायलेटर है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे, फ्री अमाइनो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, ये इसके ड्रग के एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो थैलाजीन रिंग है ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अगर हम इस थैलाजीन रिंग को किसी और रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो कंपाउंड की जो वेजोडाइलेटरी एक्टिविटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर हम इस ये फ्री अमाइनो ग्रुप के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं तो ये भी उसकी वेजोडाइलेटरी इफेक्ट को, एक्शन को अफेक्ट करेगा। और ये कहीं ना कहीं इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से हटाकर कहीं और लगा दूं, यहाँ लगा दूं या कहीं और लगा दूं, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस कंपाउंड की एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट करेगा। तो हमने सबसे पहले इसको डिस्कस किया हाइड्रोलिजीन को। अब सेकंड ड्रग जो आती है बेसिकली वो कौन सी आती है, इसमें नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। अब मैंने पहली बात की थी ना कि साइंटिस्ट ने देखा कि जो बॉडी के अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड था वही जो है वो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उन्होंने इस बात को क्या किया, कैश किया, और उन्होंने बोला कि चलो हम अपनी ऐसी ड्रग बनाते हैं जो बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को ही रिलीज करवाए और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे पास क्या हुआ, बेसिकली नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम बनाई गई। अभी आप इस नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या ग्रुप मौजूद है, ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद है। अब जब ये ड्रग बॉडी में जाती है तो ये जो ड्रग मौजूद है ये पूरी, इससे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, द एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ द एक्शन ऑफ द नाइट्रोप्रोसाइड। सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इस ड्रग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड मौजूद है। सही है। इसके साथ साथ अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 5 साइनाइड ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से, और साइनाइड ग्रुप आपको पता है कि साइनाइड एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, इसी वजह से इस ड्रग को हमारे पास हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये ड्रग हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट के लिए, वो पेशेंट जिनके अंदर किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है, जिनकी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करी होती, उनके लिए हम ये ड्रग नहीं देते, क्योंकि उसमें उनके अंदर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। और साइनाइड जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, हमारा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है वो जाके इनहिबिट हो जाती है। तो इसलिए इस ड्रग को हम नहीं देते। अब इन्हीं वेजोडायरेक्टर में जो सेकंड क्लास आती है, दे आर नोन एज द पोटेशियम चैनल ओपनर्स। पोटेशियम चैनल ओपनर के क्या मतलब है, पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर एक मेन इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी कार्डियक रिदम को जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारे पास जो है वो मेंटेन करता है और हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को भी जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा डीपोलराइजेशन में इसका काम होता है और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। सही है। तो जो कैल्शियम चैनल ओपनर्स होंगी, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पोटेशियम चैनल ओपनर होंगी ऐसी ड्रग जो कि पोटेशियम चैनल को जाके ओपन करेंगी। सही है। अब जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो जो पोटेशियम होगा बेसिकली वो हमारे पास क्या होगा, इनसाइड जो है वो बेसिकली मूव करेगा और हमारे पास जो है वो इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल को रेगुलेट करेंगी और वेजोडायरेक्टरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और इनमें जो हमारे पास क्या कहते हैं ड्रग आ रही है, इट इज द मिनॉक्सिडिल और डाइऑक्सोजाइड। सही है। अगर आप मिनॉक्सिडिल के स्ट्रक्चर को देखें तो मिनॉक्सिडिल भी अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करेगी, नाइट्रस ऑक्साइड की रिलीज करके जो है वो परफॉर्म करेगी। और अगर आप मिनॉक्सिडिल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी आपके पास एक रिंग मौजूद है, लेकिन ये रिंग थैलाजीन रिंग नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि मिनॉक्सिडिल जो है वो अपना एक्शन जो है वो सेम एज द थैलाजीन हाइड्रेलाजीन की तरह परफॉर्म करेगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रेलाजीन से रिसेंबल नहीं करता। इसमें थैलाजीन रिंग मौजूद नहीं है, इसमें थैलाजीन रिंग मौजूद है। सही है। सिर्फ इसमें ये फर्क है, यहाँ पे फ्री अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है, यहाँ पर भी फ्री अमाइनो ग्रुप मौजूद है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मिनॉक्सिडिल के बारे में ये कहा जा सकता है कि बिसाइड इट इज यूज एज अ वेसोडायलेटर, लेकिन इसके साथ साथ इसको हम जो है वो हिरूचिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बार्डनेस कहते हैं, गंजपन की बीमारी कहते हैं, उसके अंदर भी जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों के, जो लोग गंजे होते हैं या जो लोग जिनके अंदर बाल झड़ने की बहुत जो है वो प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है और इसका सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट के नाम से। सही है। लेकिन
हमारे पास जो है वो इसको फिर इस्तेमाल किया गया बार्डनेस की ट्रीटमेंट में, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखी गई। सही है। खैर, सबसे पहले हमने कौन सी मिनॉक्सिडिल डिस्कस कर ली। अब सेकंड जो ड्रग है वो क्या है, डाइऑक्सोजाइड। क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करे, तो हम इनका कोई इतना ज़्यादा एसएआर मतलब कोई भी इतना ज़्यादा एसएआर डिस्कस नहीं करेंगे। डाइऑक्सोजाइड एक ऐसी ड्रग थी जो कि इंटेंशनली बनाई गई थी जब हम क्लोरोथायजाइड ड्रग जो है वो बना रहे थे, मतलब जब हम डायूरेटिक्स बना रहे थे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गई, बेसिकली एक वेजोडायलेटर ड्रग बन गई जिसे हम डाइऑक्सोजाइड कह रहे थे। सही है। देखें यहाँ पे इसको क्लोरोथायजाइड है, ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास थाया ग्रुप लगा हुआ है, थायोल ग्रुप, और ये एजा ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो है वो 2 एज़ा ग्रुप लगे हुए हैं इस पे। तो ये ड्रग जो है वो बेसिकली इंटेंशनली जो है वो बनाई गई थी जब हम डायूरेटिक्स बना रहे थे या क्लोरोथायजाइड बना रहे थे। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो क्लोरीन इन सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक्टिविटी के लिए। सल्फामॉइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक्टिविटी के लिए, और कहीं न कहीं ये बेंजीन रिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको भी सेकंड क्लास को भी डिस्कस कर लिया। सही है। अब हमारे पास इसमें ही थर्ड क्लास आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सही है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम की रिलीज को जो है वो रोक रहे होते हैं, और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को या ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और जो स्ट्रेस आ रहा होता है मायोकार्डियम के ऊपर या जो टेंशन डेवलप हो रही होती है मायोकार्डियम के ऊपर ड्यू टू द हाइपरटेंशन, उसको जो है वो रिलीफ कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से पहले हमें थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी कि अब होता क्या है। आपने ये बात सुनी है कि आपने ये बात पढ़ी है कि कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। सही है। और इसके साथ साथ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ ब्रिज फॉर्म करके उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है, ब्रिजिंग हो रही होती है, और इसके साथ साथ फिर हमारे पास जो है वो जब उनकी क्रॉस लिंकिंग और ब्रिजिंग हो रही होती है तो कैल्शियम और एटीपी मिलके जो है वो बेसिकली इनकी ब्रिजिंग करवा रहे होते हैं, और जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स को मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करवा रहे होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो सार्कोमियर होता है, जो कार्डियक मायोसाइट का जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है, और इस तरह से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो कैल्शियम है ये आता कहाँ से है। सही है। ये कैल्शियम इस तरह से आता है कि मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है किस तरह से। ये हमारे पास एक कार्डियक मायोसाइट है, कार्डियक मसल है, उसके बाहर हमारे पास जो है वो कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है एक्स्ट्रा सेलुलरली। सही है। अब होता क्या है, जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ रीच करता है, मतलब एक दूसरे कार्डियक मायोसाइट से निकलता हुआ एक कार्डियक मायोसाइट से होता हुआ दूसरे कार्डियक मायोसाइट पर है, तो यहाँ पे जो है वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है। सही है। मतलब यहाँ पे आयनिक चेंज आता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो बाहर वाला कैल्शियम है वो अंदर मूव करता है। अब जब बाहर वाला कैल्शियम अंदर मूव करता है तो ये कैल्शियम इतना सफिशिएंट नहीं होता कि ये पूरे के पूरे हार्ट को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो अल्लाह ताला ने हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है, क्योंकि हार्ट एक हमारे बॉडी का मेजर ऑर्गन है, और हार्ट को ही हमारे पास पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक मैकेनिज्म रखा है कि हमारे पास जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करे, और जब वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पूरी बॉडी की जो ब्लड चाहिए पूरी बॉडी को, वो उसको पूरी बॉडी की डिमांड को फुलफिल कर सकेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कैल्शियम जो अंदर आया है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो हार्ट के अंदर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो कैल्शियम आता है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे हमारे पास जो कार्डिक मायोसाइट होते हैं उसमें हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो है वो स्टोर्ड कैल्शियम होता है। मतलब दो तरह से जो है वो कैल्शियम आ रहा होता है, एक कैल्शियम जो बाहर से अंदर आया और एक स्टोर्ड कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम बाहर के अंदर से आ रहा होता है क्या करता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इस पे हमारे पास एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स और रेनोडाइन रिसेप्टर्स। सही है। ये कैल्शियम क्या करता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको जाके एक्टिवेट करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनको जाके जो बाहर वाला कैल्शियम होता है वो एक्टिवेट करता है, और इसकी वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड कैल्शियम होता है वो बाहर निकलता है। सही है। अब ये जो बाहर वाला कैल्शियम है और ये जो अंदर वाला कैल्शियम है ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, और हमारे पास हार्ट को फोर्सफुली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। सही है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, जो कि एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन
कपलिंग का प्रोसेस जो है वो करवा रहे होते हैं और हार्ट को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, सही है। और ये ड्रग्स क्या करती हैं, इसी प्रोसेस पे जो ड्रग्स काम कर रही होती हैं उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास जो है वो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं उनको जाके जो है वो ब्लॉक कर रही होती हैं और हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में भी हमारे पास 3 क्लास आ रही होती हैं, फिनाइल अल्काइलामाइंस, डाइहाइड्रोपायरेटीन एंड बेंजोथाइजापीन। फिनाइल अल्काइलामाइन में कौन सी ड्रग आती है, वेरापामिल, सही है। डाइहाइड्रोपायरेटीन में कौन कौन सी ड्रग आ रही होती है, निफिडिपीन, एम्लोडिपीन, निकार्डिपीन, और बेंजोथाइजापीन में कौन सी ड्रग आ रही होती है, दिल्तेजाम। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिनाइल अल्काइलामाइन को। फिनाइल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, सही है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगी C6H5, सही है। अल्काइल किसके साथ हमारे पास क्या लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, और अमाइन यानी किसके साथ जो है वो एक अमाइन ग्रुप लगा होगा, सही है। तो हमने कहीं ना कहीं ये बात तय कर ली कि जो वेरापामिल है उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मौजूद होगा, सही है। अच्छा, फिनाइल अल्काइल अमाइंस की भी 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग आती है, वेरापामिल, और सेकंड जनरेशन में आती है बेपेरिडिल, सही है। ये आप इसको याद रखिएगा। अब हमने वेरापामिल का स्ट्रक्चर देखा, तो वेरापामिल में क्या है, फिनाइल, सही है, अल्काइल, एंड देन वी हैव द अमाइन, सही है। इसके अलावा हमारे पास अगर आपको पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि आप वेरापामिल का स्ट्रक्चर बनाएं या वेरापामिल का जो है वो एसएआर बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप फिनाइल रिंग ड्रॉ करेंगे, अल्काइल ग्रुप ड्रॉ करेंगे और अमाइन ग्रुप बना देंगे। और फिर आगे अगर आपको स्ट्रक्चर ना भी याद रहे तो बस इतना याद रखिएगा कि जो फिनाइल रिंग है उस पर 2 जगह पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल जिस तरह हमने पाइपेराजिलाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव में पढ़ा था ऊपर, सही है। और इसके बाद आप आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं इसके साथ, और अल्काइल एरोमेटिक ग्रुप मौजूद है, सही है। ये देखें, ये अल्काइल एरोमेटिक है, ये पूरा अल्काइल एरोमेटिक है और अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक साइनाइड ग्रुप भी जो है वो मौजूद है, सही है। तो भले से आप ये बेसिक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करिएगा और आगे लिख दीजिएगा कि इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं और एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप मौजूद है और एक साइनाइड ग्रुप मौजूद है, सही है। अच्छा, इन केस ऑफ वेरापामिल हमारे पास ये बेंजीन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारे पास टर्शरी नाइट्रोजन है ये जो है वो इसकी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये हमारे पास ड्रग की मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ इसका यही एसआर है, सही है। डाइहाइड्रोपायराडीन्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बेंजोथाइजापीन्स के ऊपर। बेंजोथाइजापीन में जो ड्रग आ रही थी उसे हम डिल्टेजाम कह रहे होते हैं। अब बेंजोथाइजापीन के आप स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजोथाइजापीन का मतलब क्या है कि बेंजो का मतलब एक बेंजीन रिंग मौजूद है, थाया का मतलब एक सल्फर ग्रुप मौजूद है, और पी एजा का मतलब उसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है, और पीन का मतलब ये है कि उसमें एक रिंग फॉर्म में मौजूद है, सही है। जिस तरह से हमने जो है वो बेंजोडायजापीन पढ़ा था, वो बेंजोडायजापीन थी, एक बेंजीन रिंग थी और एक ऐसी रिंग थी जिसमें हमारे पास 2 जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद थे और एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद था, सही है। और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास बिल्कुल सेम वही कहानी है। ये क्या है, बेंजोथाइएजापीन, वो क्या थी, बेंजोडायजापीन। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजोडायजापीन में से एक नाइट्रोजन को हटाकर एक सल्फर ग्रुप लगा दिया, इसलिए वो क्या बन गई, बेंजोथाइएजापीन। बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप देखें वही कार्बोनाइल ग्रुप है, वही नाइट्रोजन है, और वही हमारे पास जैसे हमने एंटीहिस्टामिन में पढ़ा था कि हमारे पास स्पेसर है और टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद है, सही है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो फोर्थ पोजीशन है वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई है, और हमारे पास जो थर्ड पोजीशन है वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई है। खैर इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें हमने क्या बात की कि बेंजोडायजापीन की जगह हमने एक नाइट्रोजन को हटा के एक सल्फर ग्रुप लगा दिया, पूरा स्ट्रक्चर वही है। और बाकी जो आप एंटीहिस्टामिन में पढ़ के आए, एंटीहिस्टामिन वाला स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, यानी कि ये मिक्स्ड है किसकी, बेंजोडायजापीन की और एंटीहिस्टामिन की। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो ये टर्शियरी अमाइन ग्रुप मौजूद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसका एसएआर यही है। और कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग इंपॉर्टेंट है, और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं ये इसकी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारे पास इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आती है वो आती है
एम्लोडिपिन, वो आती है हमारे पास क्या कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन। अगर आप डाईहाइड्रोपायरिडीन के स्ट्रक्चर को देखें तो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव सैचुरेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ द पायरिडीन्स होते हैं। तो अब किस तरह से हम बात करेंगे, सैचुरेटेड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक पायरिडीन रिंग है, सही है, सही है। इसके पास हमारे पास ऑल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया, हमने जो है वो इसमें से जो है वो क्या किया, हमने दो जगह जो है वो क्या किया, हमने जो है वो इस रिंग को पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने एक डबल बॉन्ड जो था उसको जो है वो सेचुरेट कर दिया, और इसके नतीजे में जो हमारे पास जो पायरिडीन रिंग हमारे पास आई वो अब क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डाईहाइड्रोपायरिडीन। डाईहाइड्रोपायरिडीन का मतलब क्या है कि हमने रिंग में जो एक पायरिडीन रिंग में जो 3 डबल बॉन्ड्स थे उनमें से एक डबल बॉन्ड के अंदर दो हाइड्रोजन को ऐड करके उसके एक डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, सेचुरेट कर दिया। तो इसीलिए वो क्या बन गई, वो बन गई एक डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग। पायरिडीन से हम किस पे आ गए, डाईहाइड्रो पे आ गए, सही है। और डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग क्या है, बेसिकली एक पार्शियली सेचुरेटेड है कि उसमें दो जो 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद थे उनको हमने क्या किया, हमने दो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इस क्लास में जो ड्रग्स आ रही होती है वो कौन कौन सी है, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन और निकार्डिपिन। अच्छा, अब डाईहाइड्रोपायरिडीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डाईहाइड्रोपायरिडीन के स्ट्रक्चर में एक डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग मौजूद है जिसे हम 1,4 जो है वो डाईहाइड्रोपायरिडीन भी कहते हैं कि 1 पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड किया और 4 पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड किया, सही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर जो 6 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, और पोजीशन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, सही है। अब इन सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। जर्नल एसएआर ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग होती है वो इन ड्रग्स की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके अलावा एसएआर ये भी कहता है कि हमारे पास जो 2 और 6 पोजीशन पे जो अल्काइल ग्रुप मौजूद है वो हमारे पास जो है वो उनका जो है क्या कहते हैं हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में उनका बहुत ज्यादा जो है वो रोल है। और ये इसके अलावा हमारे पास जो है वो पोजीशन नंबर 3 और 5 पे हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, और इनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ईस्टर ग्रुप में जो है वो बेसिकली मौजूद हैं, ईस्टिफाइड हुए हैं, ताकि वो जो है वो इस ड्रग को प्रोटेक्ट कर सकें फास्ट मेटाबॉलिज्म से। और ये भी और ये बात भी जो है वो बेसिकली जर्नल एसआर ये कहता है कि जो पोजीशन नंबर 4 है वहां पे हम जो है वो कोई बल्कि एरोमेटिक ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं, और उस एरोमेटिक ग्रुप पे हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो मेटा पोजीशन पे या हम जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ऐड कर सकते हैं, सही है। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को लेते हुए और इसी पूरे जर्नल एसआर को लेते हुए हमारे पास जो है वो जो ड्रग्स बनाई गई वो कौन कौन सी ड्रग्स बनाई गई, निफिडिपिन बनाई गई, एम्लोडिपिन बनाई गई और निकार्डिपिन बनाई गई, सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि जो 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग है बेसिकली, और जो हमारे पास ये जो सेकेंडरी नाइट्रोजन है और ये जो फोर्थ पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्लोरीन भी हो सकता है और नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है, वो जो है वो हमारे पास इस ये जो ड्रग्स हैं इनके जो है वो कैल्शियम चैनल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बना रहे होंगे या डाईहाइड्रोपायरिडीन ड्रग बना रहे होंगे तो हमारे पास उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करके हम उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को या उनकी पोटेंसी के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, सही है। तो सबसे पहले ड्रग कौन सी बनाई गई, निफिडिपिन बनाई गई। अच्छा, साइंटिस्ट ने ये बात भी की कि हम जो है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर जो है वो जो 5 पोजीशन पे मौजूद है, सॉरी जो 1, 2, 3 पोजीशन पे मौजूद है उस पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और जो 2 पोजीशन है उस पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। 2, 3 और 4th पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली ड्रग क्या बनाई, सबसे पहली ड्रग बनाई निफिडिपिन। निफिडिपिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये 4th पोजीशन पे जो ये बल्कि एरोमेटिक ग्रुप था उस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, सही है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पास जो क्या कहते हैं R1 है और जो R2 है वहां पे क्या लगा दिया, वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, सही है।
इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी ड्रग आई, इसके नतीजे में हमारे पास जो ड्रग आई वो आई बेसिकली निफेडिपिन। सही है। अच्छा, निफेडिपिन जो है वो इतनी ज्यादा पोटेंट नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोटेंट ड्रग बनाने के लिए हमारे पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो हमारे पास इस R1 पे जो है वो क्या कहते हैं, ईस्टर ही रहने दिया इस R1 को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो इस नाइट्रो ग्रुप जो मौजूद था बेसिकली निफेडिपिन में, उसको क्लोरीन से रिप्लेस करवा दिया और जो R2 पोजीशन थी अब उस पे बल्कि ग्रुप लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने CH2O CH2 NH2 ग्रुप लगा दिया। जब उन्होंने इस ग्रुप को ऐड किया तो इस कंपाउंड का जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ गया। सही है, उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ गई और वो कंपाउंड जो है वो पोटेंट हो गया। इसीलिए एम्लोडिपिन जो है वो निफेडिपिन से ज्यादा पोटेंट है, क्योंकि R2 पोजीशन पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्कि ग्रुप अटैच कर दिया और बल्कि ग्रुप अटैच करवाने की वजह से क्या हुआ, उस कंपाउंड की हाफ लाइफ बढ़ गई और उस कंपाउंड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ गया। 24 आवर्स तक वो कंपाउंड जो है वो एम्लोडिपिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स तक जो है वो बेसिकली हो गया। तो हम यहाँ पे अगर इस बात को कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं, हमने क्या किया, वो पायरिडीन रिंग को पार्शियली हमने सब्स्टिट्यूट किया और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, डाइहाइड्रोपायरिडीन बन गया। हमने 1 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे पायरिडीन रिंग के 2 हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दिया, जिसके नतीजे में पायरिडीन रिंग के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड मौजूद थे, अब वो पायरिडीन रिंग जो है वो डाइहाइड्रोपायरिडीन में कन्वर्ट हो गई और उसमें अब 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। सही है। और हमने ये भी बात की कि जो ड्रग्स इन क्लासेस में बिलोंग कर रही होती हैं तो उनका जर्नल स्ट्रक्चर जो है वो ये है। सही है, कि वो हमारे पास जो है वो 2 और 6 पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होंगी। 3 और 5th पोजीशन पे उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। सही है। तो जर्नल एसआर ये कहता है कि हम 2 और जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास 2 और 3rd पोजीशन पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और हमारे पास जो 4th पोजीशन पे बल्कि एरोमेटिक रिंग है उस पे हम उस जो ये जो पोजीशन है इसके ऑर्थो पे या इसके हमारे पास जो है वो मेटा पे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। और अगर हम किसी भी मिथाइल वाली जगह पे अगर हम कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर देंगे तो कंपाउंड की हाफ लाइफ और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और इसी नतीजे में हमारे पास एम्लोडिपिन जो है वो उसकी हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आके हमने वेजोडाइलेटर जो है वो खत्म कर दी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिमेन आती है वो आती है एजेंट्स दैट आर एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जब हम ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो हम अपना बहुत सारा काम जो है वो खत्म कर चुके हैं और कर चुके होंगे। और इसके बाद हमारे पास जो ड्रग्स आएंगी बेसिकली वो हमारे पास जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मीट यू इन नेक्स्ट मीटिंग।